Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Sujat sir, physics teacher. Today we are going to solve numerical problems which are based on work. Last lecture हमने जो पढ़ा था वर्क पर हमने लेक्चर पढ़ा था वर्क क्या है, फिजिक्स में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं हमने उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, और उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी, उस पर हमने एग्जांपल्स भी ली थी। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख कर रखा है मैंने, दैट इज कैलकुलेट द वर्डन व्हेन अ फोर्स यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 2i + 3j - 5k न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर फोर्स लग रही है, फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसेस थ्रू अ डिस्टेंस। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, दैट इज 2i + 4j + 3k मीटर। हमने वर्डन कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स भी दी हुई है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई है, दैट इज s, वो भी आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है जब भी हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, आपको पता है वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो यहां पर इसका मतलब हम जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो वर्क के इक्वल होगी। तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह पर फोर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 2i + 3j - 5k, दिस इज f डॉट s की वैल्यू हम पुट करेंगे, 2i + 4j + 3k। तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट्स निकालना है। आपने वेक्टर्स में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स को कैसे निकालते हैं। हम i को i के साथ मल्टीपल करते हैं, j को j के साथ मल्टीपल करते हैं और k को k के साथ मल्टीपल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ले लेंगे हम 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया 4 हमारे पास, i डॉट i होता है 1 के इक्वल, i डॉट i हो गया 1 के इक्वल, क्लियर। प्लस b में हमारे पास है 3 4 = 12 हो गया 12, j डॉट j हो गया 1 के इक्वल, ये भी माइनस है यहाँ पर, -5 × 3, 5 3 हो गया 15, +- 5 -15, k डॉट k हो गया आपके पास 1 के इक्वल। i को i के साथ मल्टीपल करना है, j को j के साथ मल्टीपल करना है और k को k के साथ मल्टीपल करना है। तो वैसे हमने किया। ये मैंने आपको वेक्टर्स में अच्छे तरीके से इन पर एग्जांपल्स भी की हैं, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। वैसे ही सिंपल में हमने इनको डॉट i को i के साथ मल्टीपल करना है, j को j के साथ, k को k के साथ। i डॉट i 1 के इक्वल होता है, j डॉट j 1 के इक्वल होता है और k डॉट k 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आप देखिए 4 1 = 4 +12 -15 आपके पास यहां पर है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, आप 12 और 4 कितना होगा 16 में से हम 15 निकाल देंगे तो आपके पास कितना आएगा 1 जूल आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये वर्डन हमने निकाला, 1 जूल इज द वर्डन, कि हमने वर्डन कैलकुलेट किया। तो पहला आपका न्यूमेरिकल था जिसमें हमारे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। सेकंड न्यूमेरिकल हम करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास, ये आपने लिखा होगा, पास करके आप इसको नोट कर रहे हैं आप। सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, यूर सेकंड न्यूमेरिकल इज, हमारे पास एक बॉडी है जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। हम ये देखिए हमारे पास एक बॉडी है, एक सरफेस पर है हमारे पास है, इस पर हमने जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, कितनी फोर्स अप्लाई की, इसकी वैल्यू दी हुई है। यहां पर फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, यहां पर आपके पास फोर्स की वैल्यू दी हुई है। फोर्स आपके पास कितना है, दैट इज 50 न्यूटन हमारे पास जो है वो फोर्स आपको दिया हुआ है। तो ये आपके पास फोर्स दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो यहां पर दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इस बॉडी के सरफेस के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में आप ये पढ़ोगे आप ये जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 0.1। क्लियर आपको, ये दिया हुआ है आपको। इसके बाद जो बॉडी सरफेस पर है, इस बॉडी का मास दिया हुआ है, इस बॉडी का मास कितना है, दैट इज 10 kg, ये दिया हुआ है। हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो हमारे पास पूछा गया है, फाइंड वर्क डन, वर्क डन बाय, अब यहां पर दो तरह की फोर्सेस लगेंगी। एक तो एक्सटर्नल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से यहां बॉडी हमारे पास डिस्प्लेस हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हम लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे इसकी। अगर बॉडी यहां से हमारे पास जो है कहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची बॉडी, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 5 मीटर हम ले लेंगे। एस कितना है आपके पास, एस दैट इज 5 मीटर, ये ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हम। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यही हुआ जो हमने फोर्स अप्लाई की, खींचा हमने इस बॉडी को, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दैट इज 5 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है हमने। एंड दूसरा हम फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी हम वर्क डन निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह की, क्योंकि मैंने आपको जब वर्क डन पढ़ाया था, मैंने वर्क जब आपको मैंने पढ़ाया था मैंने, तो वहां पर आपने ये माइंड में रखना है किस फोर्स से आप वर्क डन निकालने जा रहे हो। क्लियर आपको। तो यहां पर हमारे पास एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स है 50 न्यूटन की फोर्स, इसकी वजह से भी हमें वर्क डन निकालना है। दूसरा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, ये आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे आप। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन वन बॉडी मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अगर ये बॉडी इस सरफेस पर, ये ग्राउंड है, इस सरफेस पर मूव कर रही है, तो इसके बैकवर्ड में जो हमारे पास अपोजिंग, इस बॉडी के अपोजिट में जो फोर्स होती है, समझा, वो फोर्स जो होती है अपोजिट में जो हमारे पास फोर्स होती है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। समझा, ये कौन सी फोर्स होती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो अपोजिट में बॉडी को लगती है। जैसे हमारे पास एक बॉल जो है, अगर हम बॉल को एक ग्राउंड पर थ्रो करते हैं, कुछ टाइम्स के बाद में बॉल जो है वो खुद ही रुक जाता है। जो वहां पर क्या होता है, वो खुद ही क्यों रुकता है, वहां पर बॉल और ग्राउंड जो जमीन होती है, ग्राउंड जो अर्थ जो है, उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है। समझा, और उसकी वजह से जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से बॉल खुद ही रुक जाता है, समझा, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। जो लॉज ऑफ मोशन में हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, अपोजिंग फोर्स जो एक्ट करती है। समझा, जैसे बॉल को हम फेंका, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बॉल खुद ही रुक जाता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है हमारे पास बॉल की रफनेस की वजह से भी, तो वो हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशंस में। तो ये हमारे पास हमेशा अपोजिंग फोर्स होती है। अगर बॉडी मूव करती है, ग्राउंड पर मूव करती है, एक सरफेस पर मूव करती है, तो जो अपोजिट में, उसके अपोजिट में फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसकी वजह से बॉडी उधर की तरफ जा रही है। लेकिन एक हमारे पास ग्राउंड भी इस पर फोर्स लगा रही है, ये हमारे पास इस बॉडी की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, वो अपोजिट में होती है, उसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी हम वर्क डन निकालेंगे हम। समझा, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ, एंगल कितना बनेगा फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 180 डिग्री बनेगा। समझा, और यहां पर देखोगे आप ये वाली जो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहां पर इस एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, वो 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ये आपने ख्याल रखना है। तो हम दोनों से वर्क डन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली फोर्स जो 50 न्यूटन की है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब वर्क डन निकालेंगे हम, तो आपको पता है वर्क जो होता है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारे पास किस इक्वल होता है, ये एफ डॉट एस के इक्वल होता है ना हमारे पास, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको हम लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हम खत्म करेंगे तो ये किस इक्वल आएगा, एफ एस कॉस थीटा के इक्वल आएगा। थीटा होता है एफ और एस के बीच में एंगल। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं, तो
F कितना है आपके पास 50 न्यूटन। इसके बाद आपके पास यहां पर हमारे पास हम देखेंगे हम तो S कितना है आपके पास, दैट इज 5, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 और cos थीटा, थीटा F और S एक ही डायरेक्शन में है, cos 0। तो यहां पर आप मल्टीपल करो आप तो 50 इंटू 5 तो 250 हो गया, 250 cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास वर्डन कितना आया 250 जूल आया, ये वर्डन आया आपके पास। किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। पहला पार्ट हमने इसके किया। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स यूज करेंगे, हम फ्रिक्शनल वर्डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब वर्डन निकालेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स से। ये वर्डन आपका नेगेटिव वर्डन होगा। देखिए एफ एस ये कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ एस कॉस थीटा, समझा। यहां पर देखोगे आप कैसे, ये आपके पास देखोगे आप कि हमारे पास ये नेगेटिव वर्डन कैसे होगा, देख लेना आप। यहां पर ये कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो सबसे पहले आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। ये फोर्स किसकी इक्वल होती है, ये फोर्स जो हमारे पास है ये फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो सबसे पहले ये फ्रिक्शनल फोर्स आप निकालें। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है हमारे पास ये किसके इक्वल होती है, ये आपने निकालना है। तो ये हमारे पास न्यू एन के इक्वल होती है। कौन सी, ये फ्रिक्शनल फोर्स। एफ की जगह पर न्यू एन लिखा मैंने। न्यू क्या आपके पास है, न्यू जो आपके पास होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन जो होता है हमारे पास इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शंस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्लियर आपको। तो ये हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास उतनी है, दैट इज 5 कॉस थीटा। थीटा कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ, फोर्स यहां की तरफ, एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। क्लियर आपको। तो यहां पर देखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.1। नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शन होता है जो ग्राउंड इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है अपवर्ड डायरेक्शंस में, समझा। तो वो फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमारे पास, ये वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होता है, इस बॉडी के वेट के इक्वल होता है। जो किसके इक्वल होगा, वो mg के इक्वल होता है। m किसके इक्वल है, बॉडी का m क्या है, मास कितना है 10 है। g कितना है, वो 9.8 है। अप्रोक्सीमेट में हम कितना ले लेंगे, हम 10 ले लेंगे, समझा। तो ये हुआ हमारे पास वेट ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी का जितना वेट होता है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उतनी ही वैल्यू हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस की भी होती है, एन की भी उतनी ही वैल्यू होती है। तो एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो mg के इक्वल होता है। तो mg कितना है आपके पास, m तो आपके पास मास ऑफ द बॉडी 10 है, और g कितना है आपके पास 9.8 है, उसको अप्रोक्सीमेट में हम ले लेंगे 10। तो कितना बनेगा mg, 10 इंटू 10 हो गया 100। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शंस की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू जो आएगी आपके पास, वो 100 न्यूटन हम कहेंगे हम, क्योंकि वेट आपके पास फोर्स ही होती है। तो ये आपके पास 100, आपके पास mg की वैल्यू आपके पास 100 आया। तो इसका मतलब ng आपके पास अगर 100 आया, इसका मतलब n भी आपके पास 100 आया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं n की जगह पर 100 लिखूंगा मैं। इसके बाद 5 cos 180 होता है -1 के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय पॉइंट को हटा लेंगे तो हम 10 लिखेंगे हम, 0 0 गेट कैंसल्ड, यू गेट 5 1 5, तो ये आपके पास -5 आएगा यहाँ पर। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पर आपके पास 5 10 कितना होता है 50 और -50 जूल आपके पास आंसर आया, -50 जूल। तो देखो यहां से हमें ये भी प्रूव हुआ वर्डन आपके पास नेगेटिव है, समझे। नेगेटिव वर्डन की एग्जांपल आपके पास ये निकली, क्योंकि यहां पर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना था 180 डिग्री था। तो ये आपका नेगेटिव वर्डन, और जो ऊपर जो निकाला मैंने ये आपका न्यूमेरिकल था पॉजिटिव वर्डन पर, ये आपका न्यूमेरिकल था नेगेटिव वर्डन पर। क्लियर आपको, समझ में आपको।
तो ये जो मैंने आपको बोला यहां पर, अब देखो यहां पर हमारे पास है एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा मैं, या आपको मैं बोलूंगा मैं, जब भी आपके पास एक पॉजिटिव वर्डन आता है, इसका मतलब वर्डन किस पर किया हमने, इस बॉडी पर कितने जूल का वर्डन किया हमने, 250 जूल का वर्डन किया हमने इस बॉडी पर। तो देखिए किसकी वजह से, इस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, 50 न्यूटन की फोर्स की वजह से। जब भी हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई, वर्डन करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव वर्डन होगा तो हमारे पास वो बॉडी जो है वो एनर्जी गेन करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव वर्डन में एक बॉडी जो है वो क्या करती है, एनर्जी गेन करती है। नेगेटिव वर्डन में अगर हमारे पास यहां पर देखिए -5 जूल हमारे पास नेगेटिव वर्डन आया, किसके बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्डन हुआ किस पर, इस बॉडी पर, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्डन कितना आया, नेगेटिव वर्डन आया। नेगेटिव वर्डन की वजह से जो हमारे पास जो है, नेगेटिव वर्डन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी, जो हमारे पास एक बॉडी जो है वो क्या करती है, वो लॉस करती है, ना कि वो गेन करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने नोट करना है। पॉजिटिव वर्डन की वजह से बॉडी क्या करती है, एनर्जी गेन करती है। नेगेटिव वर्डन की वजह से बॉडी क्या करती है, एनर्जी लॉस करती है, समझा। तो जो फोर्स नेगेटिव वर्डन देगी, उस फोर्स की वजह से बॉडी क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है। और जो फोर्स बॉडी पर, जिस फोर्स की वजह से बॉडी पर पॉजिटिव वर्डन होता है, तो वो बॉडी, वहां पर बॉडी जो है वो एनर्जी गेन करती है। तो ये हमारे पास था पॉजिटिव वर्डन का न्यूमेरिकल और नेगेटिव वर्डन का न्यूमेरिकल। अभी यहां पर मैं आपको कहूंगा, मैं जीरो वर्डन भी यहां पर आपको कह सकता हूं, मैं जीरो वर्डन। अगर आप देखिए, समझना आप, अगर आप वर्डन निकालोगे इस बॉडी पर किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, समझा। वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ है, आगे की तरफ 5 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ होगी, डाउनवर्ड की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ फोर्स ड्यू टू द वेट, mg, समझा। वो कहां की तरफ होगा, इस बॉडी के नीचे की तरफ। फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ। एंगल कितना बनेगा यहां पर, 90 डिग्री। तो यहां पर अगर वर्डन निकालोगे आप, तो Fs cos 90, cos 90 किस होता है, वो 0 के इक्वल होता है। वर्डन आपके पास कितना आएगा, आपके पास वर्डन निकलेगा 0। वैल्यू लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। cos 90 0 के इक्वल होता है। वर्डन ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी पर जो वर्डन होगा ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना होगा, दैट इज 0 वर्डन होगा। बिकॉज द एंगल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 डिग्री। क्लियर। तो ये था हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल, जो हमने वर्डन निकाला एक्सटर्नल फोर्स की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम। यहां पर 2 डायग्राम्स मैंने बनाकर रखी हैं। पहली डायग्राम्स पर हम न्यूमेरिकल करेंगे पहले हम। देखिए यहां पर हमारे पास एक बॉडी जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर है और वहां पर बॉडी को रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट वर्डन बाय नॉर्मल रिएक्शंस। इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो यहाँ की तरफ होगा। इस नॉर्मल रिएक्शंस की वजह से हमने वर्डन निकालना है इस बॉडी पर, क्योंकि बॉडी जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, ये स्लिप कर रही है और स्लिप होते होते यहाँ पर पहुंचेगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, L, समझा। जो ही डिस्प्लेसमेंट होगी, ये स्लिप करेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पर पहुंचेगी बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस पर और फोर्स भी इस पर एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब इस पर यहाँ पर वर्डन हो रहा है। और पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शंस की वजह से इस बॉडी पर वर्डन निकालो आप। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का पूछा जा रहा है, इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्डन इस पर निकालो आप। 2 वर्डन हमने निकालने हैं, एक नॉर्मल रिएक्शंस और दूसरा हमारे पास हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो नॉर्मल रिएक्शंस आपको ये पता होना चाहिए, एक बॉडी जो है एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, सरफेस जो इस पर फोर्स, सरफेस की वजह से इस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो नॉर्मल होती है इस बॉडी पर, जिसको नॉर्मल रिएक्शंस कहते हैं।
ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, तो देखिए ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर में है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। देखो आप यहाँ पर देखो आप, सरफेस जो इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है वो परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई करती है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं हम। तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो वर्क डन निकालेंगे पहले हम, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शंस, एन रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल रिएक्शंस को। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ एस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कितना है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है आपको, कॉस 90 किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। ये निकाला मैंने इसका पहला पार्ट, जो आपने वर्क डन निकालना था किसकी वजह से, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। अब दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट इसका क्या है कि ये बोल रहा है कि आप वर्क डन निकालो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स क्या होती है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, समझा, या ग्रेविटी की वजह से, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स किसकी इक्वल होती है, वो फोर्स इस बॉडी के वेट की इक्वल होती है। जो इस बॉडी पर जो लगेगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जो यहां पर लिख रहा है, यहां पर मैंने बनाया है। तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो इस बॉडी के वेट के इक्वल होती है। तो वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी किसके होगा, वो mg के इक्वल होता है। मास और g हुआ एक्सर्शन टू ग्रेविटी। तो ये हुआ हमारे पास mg हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस बॉडी पर एक्ट करेगी, वो वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? तो यहां पर जब हम वर्क डन निकालेंगे, फोर्स यहां की तरफ, डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, ये एंगल मुझे चाहिए। क्लियर आपको? अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ट्राइंगल बन रही है यहां पर, इसका मतलब थर्ड एंगल कितना होगा आपके पास, 90 माइनस थीटा होगा। एक एंगल 90 है, दूसरा थीटा है, तो 90 में से हम थीटा निकाल देंगे। क्लियर आपको? जो आपके पास बचेगा वही तो हमारे पास थर्ड एंगल होगा। क्लियर आपको? तो यहां पर हमारे पास जो है, या सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो वहां से भी आपको ये एंगल निकल जाएगा, वो 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर आपको? तो अब हम ये एंगल भी मुझे पता चला, अगर ये थीटा है, 90 माइनस थीटा ये एंगल है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है। तो यहां पर आप वर्क डन निकालूंगा मैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो किसे होगा, वो एफ एस कॉस थीटा के इक्वल होगा। एफ एस तो यहीं पर है, लेकिन ये एफ कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एस तो यहीं पर है, हमारे पास है। एस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, एल की इक्वल है। लेकिन कॉस थीटा कितना है यहाँ पर, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल जो होगा, थीटा हुआ एंगल किसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, वो 90 माइनस थीटा है। तो ये थीटा किसके इक्वल होगा, वो 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी इक्वल है, mg के इक्वल है। एस डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल है। एल कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ये वर्क डन निकाला मैंने, mgl साइन थीटा आपके पास आ रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल आया, mgl साइन थीटा। ये वर्क डन कैलकुलेट किया मैंने, समझा? सिंपल में हमने इसका वर्क डन कैलकुलेट किया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल था आपका। आपने नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना था। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और डायग्राम बनाकर रखी है मैंने, ये भी यहां पर भी हमने न्यूमेरिकल निकालना है। ये इसको पास करके आप सॉल्व करो, आप लिख लो आप। तो अब हम
थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पुली दी हुई है जो रिजिड सपोर्ट है, एक सपोर्ट के साथ है, और यहां पर हम कहेंगे एक सिट्रिंग है, या धागा को, या आप हम कहेंगे कोई सा भी हम रस्सी रखेंगे हम, और यहां पर एक वेट लटका हुआ है, कितना 1 kg का, और यहां पर कितना है 2 kg का। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि आपने वर्डन निकालना है इस 1 kg पर भी और 2 kg पर भी। इस 1 kg पर जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो कहां की तरफ होगी, डाउनवर्ड्स की तरफ होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस 2 kg पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो कहां की तरफ होगी, डाउनवर्ड्स की तरफ होगी। अब इस वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं उसको, टेंशन। ये एक फोर्स होती है जिसको वो बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन। इस स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगेगी, या इस हम कहेंगे इस रस्सी पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसको टेंशन बोलते हैं हम। और यहां पर भी जो फोर्स लगेगी इस धागे पर हमारे पास इस स्ट्रिंग पर, वो भी टेंशन होगी, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझा, वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और टेंशन जो इस पर एक्ट करेगी वो अपवर्ड में एक्ट करेगी। क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है कि आपने वर्डन निकालना है, फाइंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट वर्क डन ऑन 1 kg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन due to gravitational force on 2 kg work done by tension on 1 kg and work done by tension on 3 kg, 2 kg। तो देखिए यहां पर हम वर्डन निकालेंगे, हम 1 kg पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, 2 kg पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, 1 kg पर टेंशन की वजह से, और 2 kg पर भी टेंशन की वजह से। जो टेंशन हमारे पास इस स्ट्रिंग में लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट निकालेंगे, हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg, ऑन 1 kg। किसके होता है वर्क डन, फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स कौन सी आपके पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी इक्वल होती है, इस बॉडी पर वो वेट ऑफ द बॉडी की इक्वल होती है, दैट इज mg की इक्वल होती है। m इज द मास ऑफ बॉडी, कितना है आपके पास है 1 m, और g कितना है, पहले g रखेंगे ऐसे हम। डिस्प्लेसमेंट बॉडी की कितनी हो रही है इस बॉडी पर 1 kg पर। देखिए जो ही हम 2 kg अप्लाई करेंगे इस स्ट्रिंग में, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, इस बॉडी 2 kg की डिस्प्लेसमेंट जो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी 3 मीटर, और इस 1 kg पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगी 3 मीटर। जितना 2 kg नीचे आएगा उतना ही 1 kg ऊपर चढ़ेगा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 3। तो यहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। एंगल कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, एंगल cos 180, एंगल बनेगा 180 डिग्री के इक्वल। तो 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, g की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट में हम ले लेंगे 10, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसकी 10 ले लेंगे हम। 10 इंटू 3 cos 180 कितना होता है -1 के इक्वल, तो 10 इंटू 3 हो गया 30, 30 और -1 हो गया -30 जूल। ये हो गया वर्क डन ऑन 1 kg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा निकालेंगे हम वर्क डन ऑन, दूसरा पॉइंट, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg। ये भी किससे होगा, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना होगा हमारे पास, फोर्स यहां पर हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स किसके कुल पे है, फोर्स पे है एम जी के कुल, लेकिन यहां पर एम कितना है, मास कितना है 2 इंटू जी, इसका मतलब फोर्स हो गया 2 इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस कितनी हो रही है नीचे की तरफ, दैट इज 3 मीटर। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, बॉडी की एसेशन बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ, तो कॉस 0 बनेगा। तो 2g की वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 3 कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, तो कितना आपके पास आ रहा है 60 जूल आपके पास आ रहा है वर्क डन ऑन 2 kg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझे आप? तो ये कितना आया आपके पास वर्क डन, दैट इज 60 जूल का वर्क डन आया किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 2 kg पर। दिस इज द वर्क डन। क्लियर आपको? इस 1 kg पर भी निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस 2 kg पर भी निकाला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे हम टेंशंस की वजह से इस 1 kg पर। तो ये आपने लिखा होगा, तो वर्क डन तीसरा पार्ट, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 1 kg, 1 kg तो किसके होगा 4 ड्यू टू टेंशन, हालांकि टेंशन एक फोर्स ही होती है, इंटू एस कॉस। टेंशन जो स्प्रिंग पर एक्ट करती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 1 kg की डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड में होती है, तो एंगल कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में 0। अब 4 ड्यू टू टेंशन, जो हमारे पास टेंशन की वजह से जो फोर्स होती है, ये टेंशन किसकी होता है, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी के होता है। टेंशन जब हम निकालते हैं ट्वाइस m1 कितना है, m1 हुआ मास ऑफ दिस बॉडी, 1 m2 कितना है 2 kg अपॉन m1 प्लस m2, m1 1 और m2 कितना हुआ 2 इंटू जी, 2 2 4, 4 अपॉन 3 इंटू जी, ये टेंशन निकाला आपने। तो टेंशन कितना है आपके पास, दैट इज 4 अपॉन 3 इंटू जी। एस कितना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 3 cos 0 होता है 1 के इक्वल, 3 3 गेट कैंसल्ड, 4 जी की जगह पर जी की वैल्यू पुट करेंगे 10, तो 40 जूल हमारे पास आ रहा है वर्क डन ऑन 1 kg ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से। अब हम निकालेंगे वर्क डन ऑन 2 kg ड्यू टू टेंशन। फोर्थ पार्ट, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 2 kg, तो ये किस होगा 4 ड्यू टू टेंशन इंटू एस कॉस, एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, देखिए टेंशन इस 2 kg पर वर्क डन हमने निकाला टेंशन की वजह से, तो टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ होगी इस 2 kg पर, नीचे की तरफ। 3 मीटर तो हमारे पास बॉडी डिस्प्लेस हो रही है नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, एंगल कितना बनेगा 180। टेंशन अभी निकाला भी हमने, टेंशन कितना होता है 4/3 जी, एस कितना है 3 डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 180 होता है -1 के इक्वल, तो 3 3 गेट कैंसल्ड, आपके पास क्या आ रहा है, वी गेट 4 इंटू जी, जी की वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू -1, 4 10 आता है 40 और -40 जूल आपके पास आंसर आ रहा है। ये हमने वर्क डन निकाला -40 जूल, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 2 kg पर हम निकाला। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इसका मतलब जो वर्क डन आपके पास आ रहा है, वर्क डन ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से जो वर्क डन आ रहा है आपके पास, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 2 kg इज इक्वल टू -40 जूल। तो ये वर्क डन भी आपके पास क्या आ रहा है, ये नेगेटिव वर्क डन आ रहा है आपको। तो यहां पर आप देखोगे, आप टेंशन की वजह से 1 kg पर +40 जूल, टेंशन की वजह से 2 kg पर -40 जूल, इसका मतलब नेट वर्क डन होगा जो हमारे पास ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से जो नेट वर्क डन होगा हमारे पास 1 kg और 2 kg पर, वो कितना होगा 0 होगा, +40 जूल और -40 जूल होगा 0। तो ये था आपके पास
जो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, किस पर, वर्क पर किए, जिसमें हमने पॉजिटिव वर्डन्स भी जिसमें हमारे पास आया, नेगेटिव वर्डन भी हमारे पास आया, जीरो वर्डन भी हमारे पास आया। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ओके, गुड बाय, थैंक यू।